बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है और उम्मीद करते हैं हिना आप भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं इसे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये स्पेल जारी है ये इतना शदीद है कि कई जाने लुकमा अजल बन गई हैं। इसमें 30 के करीब जाने जो हैं वो इन वाक़यात में गई हैं। लाहौर में भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं दीवारें गिरने के, जिसके नतीजे में जाने गई हैं। शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाबी एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और चकवाल की बात करें आप तो चकवाल में तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और 423 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहां पर भी मकान की छत गिरी है, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खस्ता हाल मकानों में रहने वाले खास तौर पर अपना ध्यान रखें और इन मकानों को या तो खाली कर दें, इनसे मुंतकिल हो जाएं कुछ अरसे तक जब तक ये स्पेल्स जारी हैं, या फिर इन मकानों की तामीर नो का काम तेजी से शुरू कर दें, क्योंकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे। ये जो कच्ची दीवारें गिरने के इम्कान बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे और तेजी से ये दीवारें गिरने के हाँ, चकवाल की सूरत हाल थी। जुड़वा शहरों की भी सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी में शदीद किस्म की बारिश हुई है और 102 मिलीमीटर से जायद अभी तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी पर हमने बात करनी है जी। इरफान अली काठिया साहब DGPDA में पंजाब से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, ये जो एक तो चकवाल का भी जिक्र करेंगे, जिस तरह से बहुत सारी क्लाउड बर्स्ट की अफवाहें हैं। पहले परसों तक लाहौर रायवंड पर ये कहा जा रहा था कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फिर चकवाल का कल कहा जा रहा है। इनमें कितनी सदाकत है ये जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, और क्लाउड बर्स्ट हो तो कितनी सूरत हाल वर्स हो जाती है, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, और ये जो हमारा थर्ड स्पेल चल रहा है मॉनसून का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल है और इसके पेश नजर पूरे पंजाब में बारिशें हो रही हैं और खास तौर पे हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसमें बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। और इन बारिशों में बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना ये आ रहे हैं। और लास्ट जो जिसकी बात चकवाल में हुआ ये भी बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट ही था और जिसकी पेश नजर तकरीबन 425 से ज्यादा mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसमें फिर वहां पे जहां अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना बना, वहां हमें इवैक्यूएशन भी कुछ लोगों की करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ अब जितने भी लोग वहां कुछ ट्रैप थे वो उनको इवैक्यूएट कर लिया गया। अभी जो रिसेंट पिछले 3 से 4 घंटे का फिनोमेना था वो जेहलम में वहां ढोक बिदर है जहां पे तकरीबन 40 लोग ट्रैप थे। यही पानी जब पहाड़ों से नीचे आया तो इसने जेहलम के नालों में भी तूफानी का सबब बना और ये पानी पिछले 20-30 सालों में इतना पानी नहीं आया जितना जेहलम में आज सुबह जिसको विटनेस किया गया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का भी और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो 30 से 40 लोग वहां पे फंसे हुए थे मुख्तलिफ डेरों पे वो अब सेफली इवैक्यूएट हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद और पिंडी की बात करें तो इस्लामाबाद पिंडी में भी शदीद बारिशें हुई रात और अभी तक वक्फे वक्फे से बाज़ मुकामात पे बारिशें चल रही हैं। जो हमारे तो इरफान साहब रावलपिंडी में भी बताया जा रहा है कि कुछ हसास मकामात है जहां नशेबी इलाके हैं उनमें भी पानी खड़ा हो गया और जारी कर दिया गया है, तो वहां से जल्द अज जल्द पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो वासा के तर्जुमान है वो ये बता रहे हैं कि बारिश के मुकम्मल रुकने पर ही पानी निकाला जा सकेगा। जी बिल्कुल, ये देखें जब फिर कंटिन्यूसली बारिश हो रही होगी और आप अभी भी देखें कि पिछले 4 से 6 घंटे में मतलब बारिश हो रही है, बल्कि पिछली सारी रात से बारिश स्टार्ट है और अभी भी तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश पिंडी में वो हो चुकी हुई है। लेकिन हम नाला लई की अगर मैं गेजेस की बात करूं तो वहाँ गवाल मंडी और कटारियां ये 2 मुकामात हैं जहाँ पे हमारे अलार्म्स ऑलरेडी सेट हैं। तो प्री अलार्म का लेवल वहाँ पे अचीव हो चुका हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ इस वक्त अगर गवाल मंडी की बात करूं मैं तो तकरीबन 15.5 फीट वहां पे पानी है और हम अगर मजीद इसी तरह बारिश रहती है तो फिर शायद हमें आगे इवैक्यूएशन। अच्छा, तो इरफान साहब कहा यही जा रहा है कि नाला लई की सतह 14 फीट तक बुलंद हो गई है, तो क्या सूरत हाल है? क्या नॉर्मल है नाला लई की सूरत हाल और कोई खतरे की घंटी है आपके ख्याल में? जी नहीं, अभी ये 18 से 20 के ऊपर जाके हम प्रॉपरली फिर इसको इवैक्यूएशन और उस तरफ जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो 4 से 5 फीट की अभी गुंजाइश है इसमें अगर बारिश में थोड़ा सा भी इंटरवल आया तो चीजें नॉर्मल सी की तरफ और पानी रिसीड होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो इरफान साहब जुड़वा शहरों के अलावा कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा मुतासर हैं? जी इस वक्त अगर बात करें शदीद बारिश की तो जितनी भी ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है
जी और शेखुपुरा में आप पिछले 2 दिनों में 2 दफा 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और यही वजह है कि पंजाब में पिछले 24 घंटों में 54 डेथ्स हो चुकी हैं। पंजाब में जो हमारा प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, अभी फैसलाबाद में एक बड़े इंसिडेंट की ये आई रिपोर्ट्स आई। इसी तरह इंजरीज की मैं बात करूं तो 227 लोग पिछले 24 घंटों में वो जख्मी हुए जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सही है। तो इरफान साहब ये भी बताइएगा काइंडली कि आगे के लिए क्या एडवाइजरी है और अब तक की जो हलाकतें हैं वो कितनी रिपोर्ट हुई हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि कहा यही जा रहा था कि आज इस स्पेल का आखिरी दिन है, तो क्या ये लास्ट स्पेल है मॉनसून का या इससे आगे भी मजीद है मॉनसून के स्पेल्स? जी नहीं, बिल्कुल ये लास्ट स्पेल नहीं है और हमारा इसी तरह इंटेंस मॉनसून है इस दफा की, क्योंकि अबव नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्टेड है और ये आज शाम से थोड़ा माइल्ड होगा। जुलाई से फिर दफा हमारी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी और सतलुज, इनकी कैच में बारिशें ज्यादा होने का एहतमाल है 21 जुलाई के बाद। और अगर ओवरऑल मॉनसून की 25 जून से जो पहला स्पेल स्टार्ट हुआ अब तक की मैं अगर नुकसानात का जिक्र करूं तो पंजाब में अनफॉर्चुनेटली 103 लोगों की कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, 393 लोग वो जख्मी हो चुके हैं और इसी तरह 128 वो हाउस डैमेज के केसेस हमारे पास हैं। और इन तमाम जो लोग जिनकी कीमती जानों का नुकसान हुआ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर इनको कॉम्पनसेशन वो इंश्योर कर दी गई है और इसी तरह जितने भी जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, महकमे अलर्ट हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो जानने के लिए हमने नुमाइंदा रावलपिंडी इमरान असगर से रब्ता किया है और इमरान हमारे साथ ही मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया, बताइएगा किस मकाम पर मौजूद है और वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी का जो सबसे नशेबी इलाका है ग्वालमंडी, जहाँ पे बेसिकली फ्लड का आगाज होगा। मुझे नहीं कौन साहब आपके साथ ऑनलाइन थे, लेकिन हमारे साथ डीजीपी पंजाब इरफान अली काठिया साहब मौजूद थे। जी, इरफान अली साहब और दीगर तमाम के लिए अर्ज ये है कि इस वक्त ग्वालमंडी में नाला नदी की पानी सतह 19 फीट को छू चुकी है। अच्छा। और अगर आप सुन सके, क्योंकि जैसे मैं मोबाइल पे हूँ, हमारे बहुत सारे हालात काम नहीं कर रहे, शदीद बारिश है इस वक्त, लोग अपने घरों की छतों में, मार्केट की छतों पे खड़े होकर अजाने दे रहे हैं। यानी कि ये वो सूरत हाल है कि अब लोगों को पता है कि एक ही सिर्फ जात है और वो है अल्लाह पाक, क्योंकि इस कुदरती आफत से अब उनको बचा सकती है। क्योंकि ये जो मुकाम है सारा, ये कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर एक एक दुकान और एक एक मार्केट में अरबों रुपए का सामान है। ऑटोज की जो है वो वर्कशॉप है और तकरीबन ये 16 किलोमीटर का इलाका है पूरा, जो नाला लई जो रावलपिंडी को चीरती हुई गुजरती है। इसमें मुकामी आबादियां, रिहायशी इलाके, कमर्शियल इलाके, बहुत सी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन मौजूद है, बड़े बड़े ब्रिजेस है। फिर इस तरह से रहे वहां के साथ कनेक्ट होना, रावल डैम के साथ कनेक्ट होना, प्लस ये है कि इसमें गिरने वाले तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे नाले हैं जो कि मुकामी आबादियों से निकलते हैं। क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा हो चुका है, लिहाजा फ्लैश फ्लडिंग शुरू होती है। वो तमाम नाले जो इसमें गिरते हैं अब उनका पानी रिवर्स होकर आबादियों में जा रहा है। यही सूरत हाल है कि पीर उदई, बाने सर सैयद, टंच बाटा, कुरैशियाबाद, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है और तकरीबन 3 फीट से 5 फीट तक पानी जो है वो इस वक्त लोगों के घरों में है। लोग कोशिश कर रहे हैं अपना फर्नीचर बचा सके, सामान बचा सके, दूसरी मंजिलों की जानिब बढ़ रहे हैं ताकि एटलीस्ट इन इलाकों से निकला जाए। करंट सिचुएशन जो आपने बताई है कि खासी वर्ष है और बहुत ज्यादा पानी खड़ा है और बहुत नुकसानात का भी अंदेशा है, ये बताइएगा कि इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या कह रहा है वासा, क्यों अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है यहाँ से, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बहुत ज्यादा पानी खड़ा, और नाला लई की सिचुएशन आपने बताई है कि वो 19 फीट तक पहुंच चुका है और ये खतरे की घंटी है डेफिनेटली। जी बिल्कुल, 21 फीट के ऊपर इस इलाके से इवैक्यूएशन शुरू हो जाएगी। लेकिन इंसानिया के अगर इंतजामात की बात की जाए तो सूरत हाल ये है कि प्रेडिक्शन होने के बावजूद न तो कोई फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाएंगे। हमने गुज़िश्ता तमाम सालों में देखा कि 11 से 12 ऐसे बड़े स्कूल्स को खाली कर दिया जाता है कि अगर इतनी बड़ी आबादी का इनखला हो तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ? तो उनको गवर्नमेंट स्कूलों में शिफ्ट करने के इंतजाम किए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को छूट गए। लेकिन इस दफा प्रेडिक्शन होने के बावजूद जिले इंतजामिया की जानिब से कोई सेंटर्स कायम नहीं किए गए। आप ये कह सकते हैं कि जब इन लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा तो ये ज्यादा ट्रबल में आएंगे क्योंकि खुले आसमानों के नीचे आएंगे, फैमिलीज है, बच्चे हैं, इनके साथ फर्नीचर है, सामान है, गाड़ियां हैं।
ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? इंतजाम की हद तक सिर्फ शहरी मुहिम जरूर की गई। अलबत्ता जो वासा है, इन्होंने अपने जितने वसाइल हैं इस कुदरती आफत से निपटने के लिए इस्तेमाल किए। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम नशेबी इलाकों में सैलाबी कैफियत होगी। लेकिन इस वक्त आप देखें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मजमूई तौर पर बारिश है वो 174 मिलीमीटर क्रॉस कर चुकी है, यानी कि पौने 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और 4 बजे तक जो रफ्तार आप देख रहे हैं बारिश की, इसी की प्रेडिक्शन है कि बारिश जारी रहेगी। अब दूसरी जानब से बारिश है, इधर से पानी का फ्लो ज्यादा हो चुका है, दरिया सिवा ऑलरेडी फुल हो चुका है, जो रावल डैम है उसको स्टिल में खोल दिए गए। अब ये सारी सूरत हाल उन इलाकों के लिए खराब हो रही है जो कि आगे मकाफाती इलाके जहाँ से इस पानी में गुजरना है। यहाँ से ये पानी जो है नाला नहीं से बड़े आराम से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुशादगी कर दी गई, सफाई कर दी गई। लेकिन जिन दरियाओं या नालों में पानी गिर रहा है, वहां पर जो आबादियां नालों में बनी हुई है, जो देहात वहां पर मौजूद है, इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। इमदादी इदारों की इतनी सख्त नहीं है कि इतनी बड़ी कलामिटी से जो लबरदाश्त ना हो सके। अलबत्ता अब पाक फौज के जो जवान है वो मुख्तलिफ नशेबी इलाकों की जाना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल वो मदद को पहुंच रहे हैं। इमरान, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मौसमियाती तगय्युरात से मुतासरा ममालिक हैं उनमें हम सर फहरिस्त हैं, और यहाँ पर जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो तेजी से बदल रही है। आपको लगता है कि महकमे जो अपना काम कर रहे हैं उनसे शिकवे तो अपनी जगह पर, जो अवाम है वो इससे कितनी आगाह नजर आती है और वो अपने तय क्या कर रही है? ये अवाम की अगर सूरत हाल ये है कि हर साल रावलपिंडी की नाला नदी को क्लीन करने के लिए, उसको कुशादा गंदगी हटाने के लिए 8 से 16 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है सालाना, कि हम इसको क्लियर करें ताकि पानी का जो इतना बड़ा फ्लो है मानसून में वो गुजर सके। अब अगले साल ठीक यही है लोग जो कि इस वक्त पानी की वजह से परेशान हैं, सैलाब की वजह से तंग हो रहे हैं अपने घरों में, यही लोग अगले साल तक इस नाला नदी को फिल करने के लिए तमाम सॉलिड वेस्ट इसमें फेंकेंगे। जितने घर गिराएंगे, जितने प्लाजे मार्केटें गिराएंगे नई तामीर करने के लिए, उसका सारा सॉलिड वेस्ट इसमें फेंकेंगे। इदारों के पास जितनी सकत है वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मौसमी हालात आप बता रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर है, इसको मजीद रीवैम्प करने की जरूरत है। हमारे इदारों को जदीद मशीनरी देने की जरूरत है, और खासतौर पर शहरियों की आगाही बहुत जरूरी है। इन लोगों को बताया गया कि खुदारा अगर आप इस नाले को बंद करेंगे या इसकी जो इंक्रोचमेंट करेंगे, अपने घर या मार्केटें इसके किनारों पर तामीर करेंगे, तो फिर आप तैयार रहें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता, इसमें आपकी जान और माल जाया हो सकती है। लिहाजा इदारों के साथ भी कॉपरेट करना चाहिए। तो जो लोग बहुत ज्यादा तशवीश में है, अगर ये पहले इस तरह की एहतियात कर लेते तो गालिबन आज इस सूरत हाल ना बदले। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असगर, आपसे मजीद मालूमात भी लेते रहेंगे। आप अपना जरूर ख्याल रखिए, सिचुएशन में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल दुरुस्त बात इमरान ने ये की है कि इदारों की तो जितनी सख्त है वो उस लिहाज से काम भी करें, इंडिविजुअली भी आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जब इस तरह के हसास मकामात पर आप रहते हैं, अपनी रहायश इख्तियार करते हैं, तो तब तो अल्लाह करे कि ये जो अब्र रहमत है ये रहमत ही रहे, जहमत ना बने किसी के लिए भी, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। ये तो हमने मुल्की मौसम की बात की है। मुल्की सियासी मौसम की जो सूरत हाल है उसका जरा जायजा लेते हैं। और आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए 5 अगस्त की डेडलाइन दे दी है, और इस साथ ही इख्तलाफात का जो शिकार है वो भी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बहुत बड़े अरसे से रही है वो इस सारी सूरत हाल में। पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, उनमें भी इख्तलाफात सामने आए। दूसरी जानिब अलीमा खान का दावा है कुछ, वो ये कह रही है कि बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है और हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अखबारात और टीवी बंद करके उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, जबकि बानी पीटीआई का दावा है कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं ताकि मुझे तोड़ा जा सके। और दूसरी जानिब रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्जाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलीमा खान को नोटिस जारी कर चुकी है, और ये कहा गया है कि अलीमा खान 17 जुलाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर गुलबर्ग लाहौर में पेश हों, और हिदायत तलबी का जो मकसद है वो अलीमा खान से उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है, और मुलजिमा पेश अगर ना हुई तो ये तस्वुर फिर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं है। अदम हाजिरी की जो सूरत है उसमें कानूनी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है, और सीनियर कार आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, और ये बताइएगा कि सियासी गुफ्तगू और सियासी मौसम की बातचीत तो होती रहेगी, इस वक्त मौसम कैसा है वहाँ पर? देखें जी, इस वक्त वैसे तो मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन सच्ची बात है जिस कदर तेजी से बारिश चल रही है मुस्तकिल,
वो मुख्तलिफ जगहों पे बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। ग्वाल मंडी में सायरन बज रहे हैं खतरे के, कि अगर 3 फुट और बुलंद हुई तो फिर लोगों को जो किनारों पे रहते हैं नाना लई के, उन्हें इवैक्यूएट करना होगा। तो अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि मौसम याद की पेशिंग गोई है, 3 घंटे मजीद बारिश मुस्तकिल रहेगी। कि अल्लाह करे कि कुछ देर थम जाए ताकि वो पानी निकल जाए नाला लई से जो इस वक्त अल्लाह करे बन रहा है। तो ये इस सेंस में सिचुएशन बन जाती है। हमें उन सब का ख्याल रखना है, उनके लिए दुआ करनी है। बिल्कुल। जो बारिश से के वो कहते हैं ना, बाराने रहमत बन जाए, जहमत ना बने। अल्लाह ताला सबके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, सबके लिए आसानी पैदा करे। इदारे मुसलसल सरगर्दा है वहाँ पे रात भर से, लेकिन जाहिर है जब बारिश ही नहीं रुक रही तो फिर आगे निकास बंद हो जाता है, तो फिर पानी तो होगा, क्योंकि तमाम नाले खोले गए थे, बर वक्त खोले गए थे। लेकिन जो ये बारिश है वो तो जाहिर है एक कुदरत की तरफ से है। आप अमेरिका में देख लें, दुनिया में देख लें, जब खुदा न खास्ता इस तरह होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल। और इदारे अपने तय काम कर रहे हैं। इमरान असगर से भी हमारी बात हो रही थी, वो यही अपडेट कर रहे थे। अच्छा आमिर साहब, जरा सियासी सूरत हाल की तरफ आते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कहा, ऐलान कर दिया गया। कन्फ्यूजन लेकिन हमें नजर आई, 5 अगस्त को तहरीक का अरूज होगा या फिर 90 दिन के अंदर करना है जो कुछ करना है। ये वाली दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं। क़यादत आपस में उलझी हुई है। पहले आलिया हमजा की ट्वीट, उस पर फिर शेख वकास अकरम और फिर सलमान अकरम राजा का जो सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल था वो भी आपने देखा। जबकि जो खान साहब है उन्होंने सख्त तनबीह की है कि आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको खत्म करें और तहरीक पर फोकस करें। और उनकी इस हिदायत के बावजूद भी PTI इस वक्त तक कोई मीटिंग प्लान नहीं कर सकी है। तो आपको क्या लगता है कि इन इख्तलाफात के बाद कोई मौसर तहरीक शुरू कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खास तौर पर अगर शुरू भी कर ले तो क्या जो उसके टारगेट्स हैं, जो अहदाफ है, वो हासिल कर पाएगी? देखिए, ये जो अभी हम बात कर रहे थे मौसम की शिद्दत, ये 2 तरफ से है। एक तरफ हब्स होगा और दूसरी तरफ शदीद बारिशों की जो पेशिंग गोई चल रही है अभी। तो जाहिर है कि ये एक तो सियासी मीटिंग्स को रुकावट बनाती है। कॉर्नर मीटिंग करना, किसी के घर में बैठ जाना और बात है, पब्लिक को मोबिलाइज करना और बात है इस सिचुएशन के अंदर, जब हर एक को अपनी मुश्किल पड़ी हुई होती है हालात में। और फिर क़यादत तकसीम है, क़यादत में चाहे वो KP हो चाहे वो पंजाब हो, आपस में यकसुई नहीं है। बेशक आके सलमान अकरम राजा कह दें कि अब कोई नहीं बोलेगा और सबको मना किया गया, तो आप और हम यही हैं, ये सब चीजें आती रहेंगी, क्योंकि जर्नलिस्टों का काम है कि जब जहां खबर होती है तो खोजने पहुंच जाते हैं। तो जिनके साथ ज्यादती हो रही है, कुछ बलमला आके कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमने माफ कर दिया। जैसे आलिया हमजा के घर अगर वो आज चले जाएंगे, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा था, लेकिन जो गिरहें पड़ जाती हैं, जिस कदर हतक आमेज लहजे में उन्होंने आलिया हमजा को तंबीह की थी परसों, और फिर कल वजारतें भी उनसे नहीं बन रही थी कि कोई मुझे जिस्मानी तौर पे टच कर रहा था, और वहाँ यूट्यूबर्स आए हुए थे जो प्रॉपर सवालात लिए हुए थे। तो यूट्यूबर्स तो सारे PTI के आते हैं वहाँ पे, बेगम हलीमा के पास। वहाँ कोई और तो दूसरे तो नहीं आते, या जर्नलिस्ट होते हैं जो अपने कैमरों के साथ मौजूद होते हैं, उन्होंने रूटीन का काम करना होता है। लेकिन ये गुस्सा कुछ और ही था, क्योंकि ये बात तय है कि पिछले मंगल को इमरान खान ने ये कहा था कि आलिया हमजा इंडिपेंडेंटली अपना काम करें फुल टाइम पंजाब में। लेकिन उनको फिर अंडरमाइन किया जब ये लोग हफ्ते के दिन पहुंचे हैं लाहौर में, तो उनको नहीं बुलाया गया, जो सारी बात हम कई दिनों से कर रहे हैं। तो ये इतनी आसान नहीं होगी, ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं होगी बात सलमान अकरम राजा को भी, क्योंकि जाहिर है मीडिया का प्रेशर पड़ा है, तो उन्हें तावीलें देनी पड़ रही है कि मैं घर जाऊंगा, हमारी बहन है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो एक सियासी लीडर हैं, वर्कर हैं, उन्होंने जेल की सौगतें बर्दाश्त की हैं। तो ये इस तरह का रवैया इनके अपने वर्करों को बददिल करता है, मायूस करता है कि ये लीडरशिप जो बहुत नई आई है और ऊपर आके बैठ गई है, ये पुराने वर्कर्स और लीडर्स के साथ क्या कर रही है। तो इन चीजों से PTI निकलेगी तो अगली तहरीक का मरहला होगा, क्योंकि अली अमीन ने 5 तारीख की ओरिजिनली हवा निकाल दिया जब उन्होंने 90 दिन का कह दिया, और उसे सबने ऑन भी कर लिया है कि जी खान साहब ने भी कह दिया है 90 दिन में हम करेंगे, और लेकिन 5 तारीख नुक्ता अरूज होगा। तो आप और हम सब रोजाना दायरा इसी पे बात करेंगे, वॉच करेंगे कि PTI की सरगर्मियां कैसे होती है। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, जिसके 2 स्टालवर्ड थे, जिसने ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुसवदा बनाया, नेशनल एजेंडा बनाया, यानी शाहिद खाकान अब्बासी, वो तो गायब हो गए। उसमें से ना मिफ्ता है ना वो हैं, तो मुस्तफा नवाज खोकर तो इंडिपेंडेंट हैसियत में आए हैं। बाकी वो हैं जो सारे ये अपोजिशन में पहले ही इत्तेहादी हैं और बातचीत कर रहे हैं, जो कल ऐलान किया। जाहिर है इनके ऊपर भी एक प्रेशर आया कि आप कैसी अपोजिशन है जो खुद भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आप अवाम के लिए कैसे जाएंगे। और फिर जो एक बयानिया इमरान खान साहब की तरफ से गया, जिसमें शायद आज ही बुलाया गया हलीमा खान साहिबा को, जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में, कि वो फील्ड मार्शल के खिलाफ जो ट्वीट हुए हैं और उसमें
क्योंकि लोगों से नाकामी और मायूसी के बाद इन्होंने नया काम शुरू किया कि एक तरफ जमाइमा गोल्डस्मिथ शुरू हुई है वहां से लंदन से अपने बेटों को लेके कि इमरान खान के बेटे जाएंगे अमेरिका में, दूसरी तरफ यहाँ से जो फितरतुल हिंदुस्तान है उसको हमारी फौजें मुसलसल सरकूबी कर रही हैं, मार रही हैं, वो हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो ऐसे में फील्ड मार्शल के खिलाफ ये बयान दे देना कि जी अगर उनको कुछ हुआ इमरान खान को या उनको एहलिया को तो वो जिम्मेदार होंगे, तो कैसे? आप कानून की अदालत के जरिए जेल में हैं। जी 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 मुकम्मल कीजिए। मैंने कहा आप कानून की अदालत की सजा के नतीजे में जेल में है, कोई किसी ने जबरदस्ती तो नहीं रखा हुआ, नजरबंद नहीं किया हुआ आपको वहां पे, तो आपको उसको अदालतों के जरिए ही रिहाई लेनी है। लेकिन इल्जामात बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल, और इल्जामात की अगर बात करें और इन खबरों की बात करें, आपको नहीं लगता कि अचानक से इनमें तेजी आ गई है? हम देखते हैं कि अलीमा खान ये दावा करेंगे बानी पीटीआई की जान को खतरा है, फिर बानी पीटीआई ये दावा कर रहे हैं कि एहलिया बुशरा बीवी पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, और उसके बाद फिर अलीमा खान को अगर आप देखें तो फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको नोटिस जारी कर दिया है और हाजिर होने का कहा है। तो आपको लगता है कि इन खबरों में अचानक तेजी क्यों आई है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो है ना पीटीआई पूरी की पूरी। पहले वो कह रहे थे हम मुहर्रम के बाद करेंगे, मुहर्रम गुजर गया, अब इनको समझ नहीं आ रहा था, 5 अगस्त की डेट दे दी, लाए अमल उमर अयूब ने देना था, वो गायब है, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं और उनके अपनी वारंट निकले हैं, लेकिन वो तो हाई कोर्ट से जमानतें मिलती हैं लोगों को, पहले भी मिलती रही हैं, तो वो क्यों खामोश हैं? इनकी लीडरशिप क्या ऐसा किरदार अदा कर रही है कि गुफ्तगू बहुत तेज है। फिर 21 जुलाई का सेनेट का इलेक्शन वहां पे आ रहा है, शायद आज हो सकता है बिला मुकाबला इंतखाब की भी कहानी हो जाए, क्योंकि काफी कोशिशें हो रही हैं केपी में कि वो 11 की 11 सीटों पे बिला मुकाबला इंतखाब हो जाए। जी जी, यही बातें हो रही है ना कि अनाउंसमेंट हो जाए उसकी फाइनली कि इलेक्शन नहीं है और जो कागजात हैं वो वापस ले लिए जाएं। तो एक तरफ वो इत्मीनान होगा, दूसरी तरफ इनकी लड़ाई है, तो उस लड़ाई को वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जानबूझ के बार बार लेके जा रहे हैं। अच्छा, बजाय अदालतों में जाने की तरफ तो आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके लड़ाई को जानबूझकर उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। एक जानिब अलीमा खान साहिबा का कल का बयान है, वो कहती हैं कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वो करेंगे तो कौम के मुफाद में करेंगे, अपने लिए कोई डील वो नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर हम बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से देख लेंगे क्या क्या बयान सामने आए हैं, तो वहां पर तो यही है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सड़कों पर आएंगे। तो अगर इसी तरीके से बयानात से पीछे हटते रहे या बदलते रहे, यू टर्न्स लेते रहे, तो आपको नहीं लगता कि खुद तो क़यादत ऑलरेडी कंफ्यूज है, वर्कर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा? जी बिल्कुल। अभी देखें अमेरिका में कांग्रेस के अंदर जुल्फी बुखारी ने एक मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है जी। लेकिन वहां से खबरें आ रही हैं कि जो बरकी साहब है इमरान खान के कजन, उन्होंने कांग्रेस के अरकान को ईमेल्स की थी कि वो इसको अटेंड ना करें, और वहां पे भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट का चक्कर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा था वो अमेरिका में भी पहुंच गया है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस में या इंटरनेशनल मीडिया पे करके तवज्जो हासिल करना चाहते हैं कि हम बड़े लायल हैं इमरान खान के। कुछ लोगों को ये हुआ कि हम पीछे रह गए और लंदन से आके बंदा आगे चला गया, वो उसको रोक रहे हैं। तो ये लड़ाई इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, ये लड़ाई पेशावर में भी है। अब कैसे चलेंगे ये इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, ये हमारे और आपके देखने वाला काम है कि लोगों को मोबिलाइज इस सख्त मौसम में, जैसे मैंने पहले कहा कि बारिश भी है और हब्स भी है, तो कैसे निकालेंगे इस सारे में लोगों को ला के इंतजाम करना। क्योंकि जिन लोगों को पहले 26 नवंबर को लाए थे, कुछ पकड़े गए और कुछ पे पर्चे हो गए, अब वो जमानतों के बाद भी उनको तो दोबारा वही वाले हालात आप अपने देख रहे हैं, उनको 26 नवंबर वाले उनको दोबारा लेके आना हर अदालत में वो पीटीआई की क़यादत नहीं कर रही। लोग बड़े मुश्किल में आ गए हैं, वो हर दफा पेशियों पे बड़ी मुश्किल से आते हैं कि कहीं फिर जमानत कैंसिल ना हो जाए। तो ये चीजें इनको निकालने में रुकावट आएगी। जो सूबाई हुकूमत बड़ी तुम तराक से 26 नवंबर के वक्त लेके आई थी, फिर इस दफा अभी ये वादे नहीं है कि करना क्या है 5 अगस्त तक, कि आप पेशावर में मेन जलसा करेंगे, लाहौर करेंगे। वो कहते हैं आपको हम बता देंगे। तो सारी दुनिया यही देख रही है कि आप ऐलान कब करेंगे, और फिर उसके बाद हुकूमती एक्शन शुरू होता है कि आप पुरअमन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बड़ी रुकावट आएगी। लेकिन अगर ये फिर कोई धरने की तरफ जाएंगे तो फिर तो रुकावट आएगी, आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, सारी सूरत हाल जो इस वक्त है उस पर एक रोशनी डालने के लिए। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ भी कई बार बयान देते हुए नजर आते हैं अब इंटरव्यूज के दौरान
कि अब जो ये पीटीआई है उसकी दुश्मनी हमारे साथ नहीं है बल्कि इनकी आपस में है, और इस वक्त तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान चल रहे हैं, और अगर कुछ गलती से इनके पास आ गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये इस वक्त हुकूमती मौक़िफ़ चल रहा है और बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों आ जाएंगे और मुज़ाकरात में भी कोई हल निकल आएगा। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जनाब आप कुछ बात करते हैं मेडिकल साइंस की, जो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, और इन्हीं तरक्कियों में एक बड़ी कामयाबी है रोबोटिक सर्जरी। ये वो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने इलाज का जो रिवायती तरीका है उसको यकसर बदल कर रख दिया है, और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान भी अब इस मैदान में पीछे नहीं है। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में 5G टेक्नोलॉजी के जरिए रोबोटिक सर्जरी का आगाज हो चुका है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये जो रोबोट्स हैं ये चीन से खरीदे गए हैं, जबकि चीन में ही महारत हासिल करने वाले बेहतरीन जो पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन हैं उनकी टीम अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 100 कामयाब ऑपरेशंस कर चुके हैं, जिनमें कैंसर और वजन कम करने की जो सर्जरीज हैं मेनली वो शामिल है। मजीद रोबोटिक सर्जरी, इसकी अहमियत, फवायद और अवामी शऊर के जो पहलू हैं पर हमने गुफ्तगू करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मनसब अली इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं रोबोटिक सर्जरी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो किस कदर रोबोट्स काम करते हैं और किस कदर डॉक्टर्स। जी, रोबोटिक सर्जरी बेसिकली जो मिसकंसेप्ट है कि शायद रोबोट काम करते हैं, ये नहीं है। ये रोबोट एक मशीन है, एक स्लेव है, गुलाम है, एक मशीन है जिसके थ्रू सर्जन ऑपरेट करते हैं। तो ये लोगों का ये कंसेप्ट कि जी शायद मरीज का ऑपरेशन जो है वो रोबोट करेगा और शायद गलती ना कर ले, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम उनको कहते हैं कि जी आपकी रोबोटिक सर्जरी करें, वो कहते हैं जी नहीं ये तो कोई नई टेक्निक है, कोई गलती ना कर दे। हालांकि उसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि उसकी टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रिसिजन है, अच्छा, बहुत ज़्यादा उसमें विजिबिलिटी है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल है, और जो आप में सर्जरी जो रूटीन की सर्जरी थी उसमें जो गलती के चांसेस थे वो उसकी निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि कोई गलती हो। अच्छा, तो वो लोगों का जो फेयर है कि नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ह्यूमन एरर निकल जाता है। इसमें ह्यूमन एरर काफ़ी कम है। इसमें वो जो रोबोट है उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, हमें थोड़ा सा गाइड भी बाज़ दफ़ा करता है। सर्जन कोई मिस्टेक करे तो बल्कि थोड़ा सा अलार्म लगे होते हैं कि ये जो आप चीज़ करने लगे ये थोड़ी सी गलत हो सकती है, या अगर आप करने लगे तो आप दोबारा कंफर्म कर लें कि ये वही चीज़ है जो आप कर रहे हैं। और कोई खून वाली नालियाँ, नर्व्स हैं, उसको काटने से पहले हम उसको कंफर्म करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं। कुछ हमारे बटन्स होते हैं उस पर चेक कर सकते हैं जो डिवाइड करने लगे वही चीज़ है, ये कुछ और तो नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि पाकिस्तान में भी अब इसका इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी पहलू बढ़ जाता है। इसके लिए खसूसी तौर पर ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड डॉक्टर जो इस चीज़ में महारत रखते हो उन्हीं को ऑपरेट करना चाहिए। तो बताइएगा उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी, और ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने कामयाब जो हैं वो सक्सेसफुल सर्जरीज जो है रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी हैं पाकिस्तान में। ये हमने रोबोट चाइना से लिया है। अच्छा। चाइना ने ये रोबोट 5G टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। उन्होंने जो पहला ऑपरेशन था वो चीन में बैठ के अमेरिका में अपने किसी पेशेंट का किया, 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसमें जो हमारी ट्रेनिंग हुई, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हम 12 सर्जन जाके चाइना में 2 दफ़ा गए और ट्रेनिंग ली उनके सेटअप में। और वो जब हम इधर आए तो उनके चाइनीज़ डॉक्टर आए हमारे साथ, हमें ऑपरेट कराया उन्होंने, और पहले कुछ 2-3 वीक वो हमारे साथ सुपरवाइज करते रहे। तो इस तरह से जाके हमने इसको सारा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया ताकि कोई गलती ना हो जाए। और अभी तक हम तकरीबन 100 के करीब सर्जरीज कर चुके हैं, जिसमें सारी वो वाली सर्जरीज हैं जो रूटीन में मुश्किल होती हैं या पेट आप ओपन करते हैं। तो कैंसर सर्जरीज हैं, जैसे आपने पहले कहा ओबेसिटी सर्जरीज हैं, जो मोटापे की सर्जरीज हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए फ़ायदा है। जो कैंसर सर्जरीज हैं उनको ओपन करना पड़ता था और जाके पूरा पेट खोल के आप सर्जरीज करते थे। बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती थी, इन्फेक्शन होती थी, हर्नियाज बन जाते थे। इसमें बहुत मिनिमल कट लगता है और आप मोटापे वाले मरीज़ को आप ऑपरेट कर दे, उसका वज़न कम कर दे, उसका शुगर भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, जोड़ भी ठीक हो जाएंगे,
दिल की बीमारियां भी ठीक कर बहुत बड़ी बीमारी है, उससे रिलेटेड ये सारी करते थे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी ह्यूमन एरर की हमने बात की, लेकिन मशीन मैल फंक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं कि जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग जो एक्सीडेंट्स हुए हैं रिसेंट हिस्ट्री में, उसमें नज़र आता है कि जब आप मशीन्स के हवाले पूरा कर देते हैं पूरे का पूरा अमल, तो फिर शायद हादसा का भी शिकार हो सकते हैं। जिस तरह ह्यूमंस जो हैं वो मिस्टेक कर सकते हैं, मशीन्स रोबोट्स भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कन्विंस करना पड़ता होगा अपने मरीजों को कि ये हमारे हाथ में है। जी जी बिल्कुल। इसमें 2-3 सिस्टम, एक तो चाइनीज़ जो इंजीनियर है वो 24 हमारे साथ होते हैं। अच्छा। जो मशीन को ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करके, सारा सिस्टम ऑन करके हमारे पास लेके आते हैं। हमें उस वक्त बैठाते हैं जब सिस्टम सारा रेडी हो, सारी चेकअप हो जाए। और ह्यूमन एरर इसमें बहुत सारी, जैसे अंदर चीज़ों को जलाना, काटरी करना, वो आप गलती कर सकते हैं, वो ह्यूमन एरर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाकी की निस्बत कम है। कि इसमें आपको बार बार वार्न करेगा कि आप ये जो करने लगे ये काटरी है, ये दूसरी लेज़र है, आपको वार्निंग साइन देगा कि आप कर दें। बाकियों में वार्निंग साइन नहीं है, ओपन में या लेप्रोस्कोपी में। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं। अब जो अगर आपके पास प्रॉपर इंजीनियर्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, तो आपको ये सारे इंसिडेंट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं थ्रू रोबोट जो हो सकती हैं और जो हो रही हैं? जी, इसमें सिंपल से लेके, जैसे अपेंडिक्स, अच्छा, सिंपल से लेके हर्निया, गॉल ब्लैडर, जितने भी पेट के कैंसर्स हैं, लाइक मैदे का कैंसर है, छोटी आंत, बड़ी आंत के कैंसर्स हैं, और हर्नियाज, हार्टस हर्नियाज वो मुश्किल वाले हैं। इसी तरह किडनी के जितने ऑपरेशन हैं, अच्छा। किडनी नेफ्रेक्टमीज, आपने कोई किडनी किसी का काम नहीं कर रहा, आपने निकालना है, तो आपको पूरा कट करना पड़ता है। अब इसमें कट नहीं करना पड़ता, रोबोट के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं। उसके ऊपर एक एड्रीनल ट्यूमर होता है, छोटा सा एड्रीनल्स है किडनी के ऊपर, उसके कैंसर्स बड़े कॉमन हैं, तो वो आप छोटे से इंसिजन से निकाल लेते हैं। गायनी के बहुत सारे ऑपरेशंस, जैसे गायनी के कैंसर्स हैं, यूट्रस के कैंसर्स हैं, आपको पूरा पेट नहीं खोलना पड़ता। और कैंसर्स गायनी, जैसे हिस्टेक्टमीज उसको कहते हैं, अच्छा। गायनी के सारे ऑपरेशन आप वो वाले, बच्चा नहीं, सी सेक्शन वगैरह नहीं, लेकिन बाकी जो कैंसर्स वगैरह है वो सारे आप रोबोट के थ्रू और वेरी मिनिमल जो है इंसिजन से कर सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब ये जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत महंगी होती है, अफोर्डेबल नहीं होती है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखकर आपको क्या लगता है इस वक्त किस सतह पर खड़ी है रोबोटिक सर्जरी? ये कॉस्ट का अभी तक बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया गया। आपको पता है यूके में स्पेशली वो बड़े कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉस्ट सारी बेयर करती है, तो उन्होंने प्रूव किया कि एक मरीज जिसका ऑपरेशन करना था उसने 10 दिन हॉस्पिटल में रहना था, जैसे ओपन सर्जरी से, लेकिन अगर रोबोट से किया तो वो 2 दिन में घर चला गया। ओके। तो आपको 8 दिन की हॉस्पिटल की सेविंग होगी। ये एक इधर से कॉस्ट बचाई। दूसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से बाद में कॉस्ट ज़्यादा आती थी, वो कम होगी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी, वो कम होगी। अच्छा, इसकी इनिशियल कास्ट है ज़्यादा है, जो रोबोट खरीदते हैं, ट्रेनिंग है, उस पर जो कास्ट है, और जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी थोड़ी सी कास्ट। मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं तो उससे ज़्यादा 1 लाख ज़्यादा है रूटीन के ऑपरेशन से, लेकिन आप उसके एडवांटेज आप चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी बात की, आपने कहा कि पेशेंट्स जो हैं बड़े रिलक्टेंट होते हैं और उन्हें कन्विंस करना भी एक चीज़ है, तो वो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे जो लोग अभी देख रहे हैं और जो रोबोटिक सर्जरी की तरफ जिन्हें जाना चाहिए, और कि ये सेफ है और उससे ज़्यादा जो नॉर्मल सर्जरी है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं एक तो ये कि मैंने 100 केसेस तकरीबन कर लिए हैं, वो सब का रिव्यूज़, उन पेशेंट्स के रिव्यूज हमने डाले हुए, पेशेंट से कांटेक्ट भी कराते हैं। जबरदस्त। और दूसरा ये कि हम पेशेंट्स को वीडियोस भी दिखाते हैं, पेशेंट को कहते हैं आप नेट से जाके बाकी मुल्कों का कंपैरिजन भी कर लें, फ़ायदे नुकसान देख लें। और मैं आपको बताऊं, लोग पढ़े लिखे हैं और लोगों को अब सारा नेट से देख के आते हैं। हमारे पास जितने मरीज डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आते हैं वो सारा देख के आते हैं। हमारे पास पेशेंट बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं, यूके, दुबई, अमेरिका से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो उनको ऑलरेडी अवेयरनेस होती है। जो हम इधर ऑपरेशन करते हैं सपोज 5 लाख में,
तो उनको उधर पड़ रहा होता है 30 लाख का। तो इतना बहुत ज्यादा फर्क भी बहुत ज्यादा है कॉस्ट का। पाकिस्तानी एतबार से तो फिर भी बहुत ज्यादा। हाँ, पाकिस्तानी एतबार से फिर भी थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अभी हर्निया के हवाले से ऑपरेशन होते हैं, अगर आप नॉर्मल ऑपरेशन करवाएं तो फिर पूरा यानी आपको बेली से कट करके वो फिर हर्निया को ठीक करके फिर उसे उसकी पैचिंग होती है, लेकिन उसकी लेज़र के ज़रिए भी पैचिंग हो सकती है और जो बाहर के ममालिक में अक्सर होती हुई दिखाई देती है, इन रोबोट्स के ज़रिए वो भी हो सकती है। अच्छा, तो इसमें हर्निया के हम मेरे से आके कोई पेशेंट पूछता है तो कैसे करेंगे, हम कहते हैं 3 तरह से है। एक कट वाला है, ठीक है, उसके बाद लेप्रोस्कोपिक है, लेप्रोस्कोपिक जिसको लोग लेजर कहते थे, ठीक है। अब लेटेस्ट जो है वो रोबोटिक है, सबसे बेस्ट रोबोटिक है जिसमें कम पेन है, जल्दी ऑपरेट हो जाता है, जल्दी मरीज अपनी रिकवरी जॉब पे चला जाता है। जो आप कह रहे हैं कि जो कट लगता था वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता था और इन्फेक्शन रेट काम पे बहुत ज्यादा लेट जाते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनसब अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, रोबोटिक सर्जन है और ये बहुत अच्छेटिव है जिस तरीके से कामयाब किस्म की सर्जरीज हुई हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कन्विंस किया है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। जो रोबोटिक सर्जरी है दूसरी सर्जरी से ज्यादा इफेक्टिव है, तो अगर आपको भी आपका डॉक्टर कहे कि आपको रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए तो आप उनकी बात जरूर मान लें। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट 6 साल सुफियान महसूद ने अपने वालिद के गिनेस बुक रिकॉर्ड होल्डर जो हैं इरफान महसूद, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और उनके रिकॉर्ड तोड़ने का भी सिलसिला जारी है। ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये बहुत तेजी से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और अब सबकत ले जा रहे हैं इनके बेटे। जी हाँ नाजरीन, जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और सुफियान महसूद ने शानदार अंदाज में 30 सेकंड में जो 45 स्टेप-अप्स मुकम्मल किए उससे रिकॉर्ड बन गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो गया, एक नया रिकॉर्ड उनके नाम रहा। सुफियान महसूद इस नए रिकॉर्ड के साथ अब 4 आलमी रिकॉर्ड्स के हामिल हैं और कम उम्र पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। सुफियान महसूद इससे कबल भारत के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। मजीद उन्हीं से इस शानदार कामयाबी पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान, आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सुफियान, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह ज़बरदस्त कारकर्दगी आप दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए। मुझे ये बताएं कि ख़ुसूसी तौर पर ये जो रिसेंट आपने रिकॉर्ड बनाया इसके लिए कितनी तैयारी की थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और उसके बाद फिर कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी कामयाबी से? यकीन था आपको कि रिकॉर्ड बना लूंगा मैं? हाँ, मुझे यकीन था। तो ये यकीन किसने दिलाया, वालिद ने? खुद ही। जबरदस्त। अच्छा सुफियान, मुझे ये बताएं कि आप अपने शौक से जो रिकॉर्ड्स हैं नए बनाते हैं और तोड़ते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है कि बाबा के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो मुझे भी बनाने हैं? हाँ, मैं अपने पापा के भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं ना, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो है ना आप सारे रिकॉर्ड तोड़ने। अब अच्छा, मुझे अब अपने बारे में बताएं, किस ग्रेड में है अभी आप? जी, फिर से बोले। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं सुफियान? मैं प्रेप क्लास में। अभी प्रेप में है और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, शानदार है ये बात। अच्छा ये बताइएगा कि आपने फिर तैयारी कब से शुरू की है, अगर आप अभी प्रेप में हैं और गिनेस में आपका नाम शामिल हो चुका है? तैयारी आपने ट्रेनिंग कब शुरू की? अच्छा सुफियान, चले मुझे ये बताएं। 3 साल में। 3 साल से, बिल्कुल। और आप हमारे साथ बड़ी बार एक्सप्रेसो में आ चुके हैं अपनी कामयाबियां समेटते हुए। मुझे सुफियान ये बताएं कि अब तो आप फेमस हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, अपने स्कूल में भी और अपने मोहल्ले में भी सब कहते होंगे कि ये सुफियान आ रहा है, इसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं। स्कूल में तो मुझे कोई नहीं पहचानता। अच्छा। हमारे मोहल्ले में पहचानते हैं। अच्छा, स्कूल वाले क्यों नहीं पहचानते? पहचानते होंगे लेकिन वो आपको कहते नहीं होंगे, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान का फख्र है। हम सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं, हमें फख्र महसूस होता है जब कोई नया रिकॉर्ड आप बनाते हो। तो मुझे बताओ कि बाबा का क्या रिएक्शन था जब आपने ये वाला जो रिकॉर्ड है, जो नया रिकॉर्ड है, ये बनाया तब? बाबा कितने खुश हुए थे? कोई प्राइज वगैरह मिला आपको? जाते हुए
सरप्राइज तो नहीं मिला। कोई गिफ्ट मिला होगा। गिफ्ट में सिर्फ 10 रुपए दे देते हैं। हम आपका दर्द समझ सकते हैं इरफान साहब। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्राइस मनी है ना उसे जरा बढ़ा दें, ये वक्त के लिहाज से बड़ी कम है, तो इसमें इजाफा कर दें। राइट। तो सुफियान, ये बताइएगा कि आपने ये तय किया था कि चले बाबा रिकॉर्ड बनाते हैं, या बाबा ने आपको कहा कि चलो बेटा रिकॉर्ड बनाते हैं? मैंने कुछ सोचा है। अगला कौन सा रिकॉर्ड बना रहे हैं फिर? अगला देखूंगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि इरफान आप, हाँ बोले जंपिंग जैक्स वाला बना रहा हूँ। अच्छा जी, जंपिंग वाला। मुझे ये बताएं कि पहले आप तैयारी करते हैं, देखते हैं कि मैं ये वाला रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, और फिर उसकी ट्रेनिंग आप शुरू करते हैं? जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान महसूद हमारे साथ मौजूद थे, और जो अपने वालिद साहब के नक्शे कदमते हुए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाते जा रहे हैं, और आगे की भी उनकी यही है कि मैंने अपने वालिद साहब के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। बहुत शुक्रिया सुफियान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद जनाब। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करते हैं, आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि शेफ मारवी आज कौन सी मजेदार किस्म की रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिनायन अली। वेलकम टू किचन कॉर्नर। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी, जो कि है सैंडविचेस। मैं बनाऊंगी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल सैंडविचेस। वो मैं दो तरह से आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये वाले सैंडविचेस हम बहुत ही इजीली सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, और अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो ऑन स्टोव हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, दैट्स इज ब्रेड, एंड इसमें आई एम यूजिंग क्यूकम्बर, अनियन, बीटरूट, टमाटो एंड बॉइल्ड पोटैटोज। और इसके साथ मैं इसमें फॉर सीजनिंग ओनली चाट मसाला यूज़ करूँगी एंड बटर। तो मैंने अपनी ब्रेड ले ली है, इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इसमें हम बटर लगा लेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। टोमेटोज, देन अनियन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते हैं आप उसको हटा दो। अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं तो आप इसमें वो ऐड कर लो। इसमें मैं पोटैटोज ऐड कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को मैंने थिनली स्लाइस्ड किया हुआ है। इसमें मैं डाल रही हूँ बीटरूट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का है। वैसे टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है और गुड फॉर हेल्थ भी है। इसमें हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे हल्का हल्का अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप इसमें चाह रहे हो तो आप इसमें चिलीज़ या चिली ऑयल बना के वो भी डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा रख रही हूँ इसको हम लाइक दिस। नाउ आई जस्ट यूज़ सैंडविच मेकर ओवर हियर। मैंने अपने सैंडविच मेकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जब तक ये प्री हीट होता है आई जस्ट वाइप माई हैंड्स। इसको मैं रख दूंगी सैंडविच मेकर में वेरी केयरफुली। सैंडविच मेकर को मैंने बंद कर दिया है। जब तक ये इसमें बनेंगे तब तक मैं आपको स्टोव पे बनाने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास अमूमन ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास सैंडविच मेकर हो, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो एक सैंडविच मैं आपको ऐसे भी बना के बताती हूँ। इसको जस्ट बटर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें अलग कोई भी सॉसेस बना के आप रख लें, आप चिली ऑयल्स बना के रख लें, वो भी आप अपने सैंडविचेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। नाउ इसमें मैं दोबारा से अनियन, क्यूकम्बर, इस फॉर्म में आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खा रहे होते, जो कि हमारी डाइट में हमें लेना बहुत ज़रूरी है। बीटरूट फुल ऑफ फाइबर एंड आयरन, हम सबको खाने चाहिए बीटरूट। टोमेटो, एंड बॉइल्ड पोटैटो। इसकी लेयरिंग हम ही रखेंगे लाइक दिस। चले इसको मैं इस तरह से सैंडविच मेकर में मैं चेक कर लेती हूँ। अगर मेरे सैंडविचेस हो गए हैं, दे आर रेडी,
और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। जब तक हम अपने स्टोव को मैं ऑन कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा और इस पे भी हम एक मज़ेदार सा सैंडविच बना लेंगे। इसको हम बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे। ये सैंडविच को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए। इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये इसी तरह का बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल से सैंडविचेस रेडी हैं जो कि हमने सैंडविच मेकर में बनाए हैं। इसकी मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। मेरे पास ये हैं सेव। ये इसकी बहुत ही मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन हम इसके साथ करेंगे। फाइनल लुक इसको हम देंगे। ये हमने इस पे रेडी कर लिया है विद सैंडविच मेकर। अब हम इसको किस तरह से स्टोव पे बनाएंगे। स्टोव पे हम हल्का सा इसमें बटर लगा लेंगे लाइक दिस। इसको मैं हल्का हल्का सा बटर लगा लूँगी और मैं इसको प्लेस कर दूँगी लाइक दिस। और इसको अच्छा सा हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देन आई जस्ट टर्न साइड। दिस इज़ द कलर जो हमें चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची सा इसका कहा जाएगा। इसको मैं स्मॉल प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। लुक्स यम एंड हेल्दी बोथ। ये हमारा ऑन द स्टोव सैंडविच रेडी है और ये हमारा सैंडविच मेकर में सैंडविचेस वो भी रेडी हैं। इसको भी हम गार्निश कर लेंगे विथ सेव। लुक्स यम। इसके साथ मैं बना लूँगी टैंग स्लश। इसके लिए मुझे चाहिए होगा जग टू मेक टैंग। इसमें मैं डाल दूँगी वाटर अकॉर्डिंग टू नीड। I'll be needing orange flavored tang। आपकी मर्जी है। ये टैंग हमें दे रहा है 3 फ्लेवर्स। आप जो फ्लेवर यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग ऑरेंज टैंग विटामिन सी, डी एंड जिंक के साथ। टैंग रखता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट थ्रू आउट द डे। आप खुद भी पिएं और इस गर्मी में अपनी फैमिली को भी पिलाएं। अब मैं इसका स्लश बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा। उसके लिए मुझे चाहिए होगी लॉट्स ऑफ आइस। मैं ऐड कर लूँगी आइस। इसमें हम डाल देंगे आइस क्योंकि स्लश विदाउट आइस तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी अच्छा लगता होगा। स्लश इज सपोज टू बी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस। अच्छा सा क्रश कर लूँगी। जस्ट give it a very nice blend। जब भी हमारी हाफ डन हो जाएगी तो ये जो मैंने टैंग बनाया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें I'll just give it a very nice blend। Smells yum। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा ऑरेंज स्लश रेडी है। इसको अपने ग्लास में डाल लूँगी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू मुझे आ रही है। और बहुत ही खूबसूरत सा जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये है मिंटो का। डू ट्राई देयर कलेक्शन। बहुत ही अच्छा है। बहुत ही रीज़नेबल इनके कपड़े हैं। बहुत अच्छे हैं। डू ट्राई दिस। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस बनाए हैं और टैंग स्लश बनाया है। डू ट्राई दीज। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। बहुत ही कमाल की खबर है, बहुत अच्छी खबर है जो शेयर करना चाहते हैं और सुबह से इंतजार कर रहे थे कब इसकी बारी आती है। एक तवील इंतजार के बाद जो है आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बरतानिया ने PIA पर आए सफरी पाबंदियां 5 साल के बाद उठा ली हैं, खत्म कर दी हैं।
बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान को बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया और PIA समेत हर एयरलाइन को इनफरादी तौर पर बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बाद वो परवाजें भर सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं जीन मैरियट, उन्होंने कहा है कि परवाजों की बहाली में वक्त लगेगा। मुंतजिर हूं कि जल्द किसी पाकिस्तानी एयरलाइन से अपने दोस्तों और अहले खाना से मुलाकात के लिए सफ़र कर सकूँ। तो जनाब, आप अपनी कौमी एयरलाइन के अलावा दीगर जो निजी एयरलाइंस है उसके ज़रिए भी जो है पाकिस्तान से बरतानिया परवाजें भर सकेंगे। और कौमी एयरलाइन की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। और तर्जुमान PIA ने बताया है कि PIA ने अपनी फ़्लाइट के लिए जो स्लॉट हैं वो जमा करवा दी हैं और आइंदा 2 रोज़ में PIA को हतमी मंजूरी मिल जाएगी। PIA अगस्त के वस्त में बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ करेगी और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद और लाहौर से लंदन और बर्मिंघम के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। PIA ग्राउंड हैंडलिंग और केटरिंग और क्रू होटल्स के लिए टेंडर पहले ही फरवरी 2025 में जारी कर चुके हैं। बहुत एक कसीर बात हमारे हम वतनों की बरतानिया में मुकीम है, जो कि जिनकी एक डिमांड थी कि उनको एक अच्छी, बेहतर और बराह रास्त एयर सर्विस उनको मुहैया हो। गुज़िश्ता 5 साल से पाबंदियों के सामना था PIA को और पाकिस्तान की दीगर एयरलाइंस को, जिसकी वजह से ये रूट बहुत ज़्यादा मुतासिर था। खुशाइन बात यह है कि हमने इसकी बहुत एक अच्छी तैयारी की थी, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन ने जब पाबंदी ख़त्म की थी उसके फ़ौरन बाद, और अनाउंसमेंट के साथ ही आज हमने अपनी स्लॉट्स जो हैं वो फाइल कर दिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर हमें उनकी हतमी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके फौरन बाद हम अपने परवाज़ों का आगाज़ करेंगे या उसकी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सामने आए। उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। खूब आड़े हाथों लिया उन्होंने बानी PTI को भी और जो चौधरी सरवर है उनको। उन्होंने कहा कि रियासत के खिलाफ उन्होंने ये जुर्म किया। गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर तनकीद करके आलमी इदारों को पाकिस्तान की एयरलाइन पर पाबंदी लगाने की दावत दी। PTI की हुकूमत, गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था। अब जब ये मसला सेटल हो गया है तो हुकूमत भी जो है इस चीज़ को जो है वो परसू करे कि इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है। अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। PIA जो है मैयतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हाथ पा जाते थे वो फ्री मैयतें लेके आते थे। ज़्यादा तो मैयतें वहाँ पे दफन करनी पड़ती हैं। अगर वो पाकिस्तान लाने पे उनको मजबूरी हो तो उनको हज़ारों डॉलर जो है वो उसके ऊपर खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। बात दुरुस्त है कि गुलाम सरवर का जो बयान था उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद ना सिर्फ UK बल्कि दीगर जगह जहां PIA परवाजें भर रही थी वहां से भी उनको लिस्ट से निकाल दिया गया था। लेकिन अब अच्छी खबर ये भी आ रही है कि US के लिए भी जल्द जो PIA की जो परवाजें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी और UK के बाद US भी पाकिस्तानी जो हैं अपनी एयरलाइंस के ज़रिए इन ममालिक में जा सकेंगे, इनका दौरा कर सकेंगे। और आपको पता है सियाहत के लिए बहुत सारे लोग इन मगरबी ममालिक का रुख करते हैं जिनको ज़रूरत होती है और अक्सर हम ये ज़र मुबादला दीगर एयरलाइंस को दे रहे होते हैं। तो अच्छी बात है कि घर को ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, ये अच्छी खबर आपके साथ शेयर की है। इसके बाद अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करेंगे जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात करें कि सियाहत की दुनिया में एक मकाम ठीक है या मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा मकामात देखना बेहतर है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे पस मंज़र में जो आबशार है ये शाहज़ेब झील की है जो कि दरिया सिरन पर वाक़ है। आज का जो मौजू है वो उसकी तरफ जाते हैं। आज का जो मौजू है वो मैं आपके सामने 2 मंजरनामे रखूँगा सियाहत के हवाले से। एक मंजरनामा ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट को, ऐसे सयाहों को जो गिलगित पहुँचे और गिलगित में जब कोई खूबसूरत तस्वीरें देखी, किसी ने फेरी मेडोज़ की देख ली, किसी ने खलती झील की देख ली, किसी ने मुख्तलिफ हुंजा की देख ली। अब वो जाना तो पत्नी किसी एक जगह चाहते थे, लेकिन हमने बहुत सारे ग्रुप को सयाहों के ग्रुप्स को आपस में वहाँ पे गिलगित में लड़ाइयाँ करते देखा। वहाँ के जो होटल्स हैं इस चीज़ के गवाह हैं कि वो सुबह लड़ाई ये पैदा हो जाती थी कि किसी एक खूबसूरत तस्वीर को देख के कोई एक साहब कहते थे कि हमने नहीं करना, हमने यहाँ जाना है। एक और जो है किसी और अगर किसी ने किसी को बता दिया है कि अगर तुमने फ़लाँ जगह नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा, अगर तुमने नोबल नहीं देखा या आपने नलतर नहीं देखा तो वो
एक और लड़ाई का वजह बनती थी। और पहले से एक तो प्लानिंग अगर कोई होती भी थी तो वहाँ वो सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी, और वो तमाम प्लानिंग या मनसूबाबंदी अमूमी तौर पर इस तरह की इस नौइयत की होती थी कि जिसमें थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखना है। फिर हमने बहुत सारे ऐसे सयाहों को देखा, उसमें मकामी भी और बैन अवी सयाहों को खासकर, कि वो अगर एक ज़हन में चीज़ रख के आए हैं कि फ़र्ज़ किया कि वो पशु देखने आए हैं और वो उन्होंने एक हफ़्ता यहाँ गुजारना है तो उन्होंने पशु में गुजारना है। अब आप उनको लाख अट्रैक्शंस देते रहें, आप उनको कहें कि फ़लाँ जगह बहुत खूबसूरत है तो वो कहते हैं कि हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं, हम अपनी बकेट लिस्ट में लिख लेते हैं, नेक्स्ट आएंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन वो एक डेस्टिनेशन को किसी एक जगह का इंतखाब करते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे नेचर के साथ हम-आहंग होने की कोशिश करते हैं, लोकल आबादी के साथ इंटरेक्शन की कोशिश करते हैं, लोकल कल्चर्स को समझते हैं, यानी जो भी मकामी सकाफत है उसको देखते हैं, वहाँ से मुतल्लिक़ जो किताबें अगर कोई उनका मवाद ऐसा मुयस्सर है तो वो पढ़ते हैं, तो उस जगह की सुबह देखते हैं, उस जगह की शामें देखते हैं, उसकी दोपहर देखते हैं, उसकी रातें देखते हैं। और जिस तरह वक्त बदलता है तो आपको मालूम है कि सारा पर्सपेक्टिव और मंजरनामा और पहाड़ों पे सारी वो खूबसूरती चेंज हो जाती है। तो तमाम चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पे लोकल मकामी बच्चों से गुफ्तगू करते हैं और इस तरह वो एक हफ़्ता ऐसा गुजारते हैं कि जिसमें आप यूँ समझिए कि दिन को कभी वो ऊँग रहे हैं, कभी थोड़ी सी वॉक कर ली, कभी लोगों को कभी एक ट्रैक कर लिया, लेकिन एक ही जगह पे रहे। तो ये जो हमारे यहाँ इस चीज़ का कदर फुकदान नज़र आता है। हमारा मसला ये है कि हमने थोड़ी सी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखनी है, उसमें हर्ज है या नहीं है उसका नहीं मालूम, लेकिन मैं नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ज़हनी दबाव में इजाफा करता है। और जो सियाहत का हकीकी मकसद है वो ये है कि मसलन आपको जो ज़हनी दबाव में आप होते हैं शहरों में अपनी रूटीन की लाइफ में, उस रूटीन को तोड़ के ज़हनी दबाव से निजात हासिल करना एक मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद हो सकता है ज़हानत में इजाफा। ज़हानत में इजाफा भी आप तभी करते हैं जब अपने सच से बाहर के सच को जानते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, तभी आपको मालूम होता है कि मेरे सच के बाहर सच एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह जब मुख्तलिफ अजनबी कल्चर्स सकाफ़तों से मिलते हैं तो आपको मालूम होता है कि इंसान कैसे एक जैसे सोचता है। तो ज़हानत में भी इजाफा होता है, आपका जो ज़हनी सेहत है वो भी बेहतर होती है। और अगर ये दो मकासद हल हो रहे हैं, मकासद अचीव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सियाहत का मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़े से वक्त में बहुत सारी जगह भी देखनी है और खुश नहीं होना बल्कि हुल्लड़बाजी करनी है, और हुल्लड़बाजी करनी है, ओवर एक्साइटेड होना है, अपने ज़हनी दबाव में मज़ीद इजाफा करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसका कम से कम सियाहत का हकीकी मकसद जो है वो इससे पूरा नहीं होता। मुझे यकीन है कि अगर आप अब नेक्स्ट जो भी टूर करेंगे वो कोई एक डेस्टिनेशन अपनाएंगे, वहाँ रुकेंगे और वहाँ उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, नेचर के साथ सिंक करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। सुरीली आवाज़ है, खूबसूरत अंदाज है। अली ज़र हमारे साथ हैं। आज जो टैलेंट हम आपके सामने लेकर आए हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है अली ज़र, और ये ज़ेर तालीम तालिब इल्म भी हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़र हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? शुक्र आप, और मैं एक्सप्रेसो का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज
इधर बिल्कुल, बुलाया। आप जैसे टैलेंटेड जो गुलकार हैं और जो फनकार हैं उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप बताइएगा कि आज आप यहाँ मौजूद हैं, आपको लगता है कि गुलकारी का जो सफ़र है आपका वो कब से जारी है, और तालीम के हवाले से भी बताइएगा, क्या तालीम ले रहे हैं? मैं बचपन से सीख रहा हूँ और बाबा ने मुझे हारमोनियम स्टार्ट करवाया, मेरे बाबा ने। और मेरी जो इस वक्त तालीम है, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का, और नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी में मैं एज अ मेंबर हूँ। बड़ा टैलेंट है जी जीसी यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पर नज़ीर अहमद जो म्यूज़िक सोसाइटी है उसके अंदर, और आप उसमें से एक हैं माशाल्लाह से। और इस एज में भी इतने पक्के सुर और हारमोनियम के ऊपर जो आपकी मैं कह लूँ गिरफ्त है, जिस तरीके से आप उसे भी बजा रहे हैं और इतना अच्छा गा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त। और वाकई पता लग रहा है कि आपकी ट्रेनिंग बचपन से हो रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि फैमिली की सपोर्ट शुरू से ही आपको साथ जी, थी? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ। अच्छा, घर में कोई और भी जी, बाबा प्ले करते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फिर आपको जो म्यूज़िक है वही ले आया जीसी तक? जी, आप इसी बेस पे वहाँ मेरी तालीम भी है, लेकिन मैं म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरा एडमिशन जो है वो म्यूज़िक बेस है। राइट हम ज़्यादा टाइम बातों में नहीं लगाएंगे जी, जी। अली, हम चाहेंगे कि आप हमें हमारे नाजरीन को कुछ और भी सुनाएं। ओके। ये गज़ल है मेहंदी हसन साहब की। सरे म पद नि परे सा रे नि रे गा सा नि प ग म रे सदा नि रे सा। खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। खूब फैल गई बात शनासाई की। तेरा पहलू भी तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। खूब फैल गई बात शनासाई की। अली सर, खूबसूरत खूबसूरत। बेहतरीन। Thank you. सुबह देखें, सुबह इतने लोग कहते पक्के हैं- सुर हमसे बोला नहीं जाता। है ना, लोग कहते हैं कि हमारे नौजवानों में शऊर नहीं है, आज जो गुलकारी की तरफ आ रहे हैं या गाना चाह रहे हैं उनको पता नहीं है। लेकिन अली सर, आपको देखते हुए ये अंदाजा होता है कि आप फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म में गजल गायकी का अभी भी बहुत रुझान है, लोग सुनते हैं, ऐसे इसको ही। गाते भी हैं। आप कितना देख रहे हैं आपकी म्यूजिक सोसाइटी में या आपको सुनने वाले लोगों में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा रुझान अच्छा, इसका। वैसे अली सर, ये जो क्लासिकल है और जो गज़ल गायकी है ये बड़ी मुश्किल है, आपने इसका इंतखाब क्यों किया? कि आप इसी को अच्छा गाते थे या आपने इसको सुना बहुत ज़्यादा, या फिर वालिद साहब से जो ट्रेनिंग आपने ली वो क्या इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे? मतलब आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? मेरा रुझान मेरे बाबा ने क्रिएट किया। अच्छा, मेरे बाबा गज़ल गायकी बहुत अच्छी गाते हैं। अच्छा, दैट्स वाई
मैं फिर आपको गाता हूँ मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है क्लासिकल प्रैक्टिस और है, एवरीथिंग नीड्स। अच्छा, आप ये तो- कंटेम्प्रेरी गुलकारों में किसको पसंद करते हैं जो आजकल चल रहे हैं, या फिर उन गुलकारों में जो गुजर चुके हैं उनमें से लेजेंड्स गुलकारों में कौन लेजेंड्स में मेहदी हसन साहब हैं और नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। बिल्कुल उसके बाद हम सबके फेवरेट। वो आज के अगर देखें तो सजाद अली साहब हैं, बहुत अच्छे। हाँ, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, मेरे आइडियल हैं, आप ऐसे समझ लें। अब आपने उनका नाम ले ही लिया है तो फिर ज़रा हमें सज्जाद अली का भी कुछ सुनाएं। जी। जे तो कदीरावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सार निचोड़ ला, जे तो कदीरावी लंघ जावे जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई नहीं ते किसनू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया रोड़ के मैं जख्म दी थां ते डोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे बहुत वाह, खूब अली सर। बेहतरीन। थैंक यू। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म जो हमारे पास आजकल हैं, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कुछ हम जो हमारे ट्रेडिशनल मीडियाज हैं उन पर भी देख रहे हैं, मौजूद हैं प्लेटफॉर्म्स। जी। आप इनकी इमर्जेंस के साथ आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है नए आने वाले गुलकारों के लिए? मैं समझता हूँ कि पिछले जितने गुजरे हैं ना उनसे ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया हुआ है, इस वजह So से where do you see in next 5 years? काफ़ी लोग, मैनी पीपल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है भाई हमारे नौजवानों में, और वो इस तरीके से सामने आता है। अली ज़र जैसे जो सिंगर्स हैं उनकी सूरत में आप कुछ कहना चाह रहे हैं अली ज़र? मैं कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म जो है ना, जैसे आपने मुझे दिया, हाँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस होगा, वैसे ही हर इंसान को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल ही जाता होता है। अल्लाह की ज़ात है, उसको देने वाली ऐसे ही होता है बिल्कुल, बेशक, और साथ में माँ बाप की दुआ हो तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रैक्टिस आपने जिस तरह कहा कि वो बड़ी ज़रूरी है, रियाज बड़ा जी, ऐसे ज़रूरी ही है, आपने पढ़ाई के साथ साथ इसको भी मैनेज करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। अली ज़र, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने हमारी सुबह को इतना अच्छा बनाया, हमारे जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनकी सुबह को इतना सुरीला बना दिया। ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, हम ब्रेक पर जाएंगे लेकिन अपने नाज़रीन को आपके गाने के साथ छोड़े जाएंगे कि नुसरत साहब का कुछ सुना दीजिए। ठीक है। करम पे वो आना दिल का उनके अंदाज़ करम पे वो आना दिल का उनके अंदाज़ अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का है वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल
करम पे हो आना दिल का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जी जाते जाते एक और अच्छी खबर हमने कहा आपके साथ शेयर कर ले। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए पाक फजाइया का दस्ता बरतानिया पहुंच गया है। पाक फजाइया का दस्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारों पर मुश्तमिल है। एयर टैटू शो में शिरकत पाक फजाइया के पेशा महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों में खुद कफील होने की वाज़ेह दलील है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 रेडार और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल से लेस है। JF-17 थंडर 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है और मुल्की फ़ज़ाई बरतरी को तक़वियत देने और मुख्तलिफ अक़साम के अस्करी मिशन की कामयाबी से सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखता है। और कितने खूबसूरत विजुअल्स हैं ये, तो ये हमने रुके नहीं, हमने कहा ये आपको ज़रूर दिखाएं, आपसे दिखाना ज़रूरी है जनाब। हालिया कशीदगी में जो हमारी कारकर्दगी रही है वो आपने देखा ही है। पाक भारत जंग के बाद हवाबाजी के जो शायकीन हैं और दिफाई मुबस्सरीन हैं, PAF के जो तैयारों का बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका मुजाहरा किया जाएगा। JF-17 थंडर की साबित शुदा अस्करी सलाहियतों और ऑपरेशन फोकियत ने आलमी सतह पर नुमाया तवज्जो हासिल की है, जिसके बाद अब ये शिरकत कर रहे हैं इस इंटरनेशनल इवेंट में। और ऑल आइज आर ऑन PAF यहाँ पर देखने की कोशिश में है, हर कोई बेताब है और हम भी बेताब है। हमारी टीम वहाँ गई है और बेशक हमारी टीम की कारकर्दगी आप लोगों के सामने ही है और इस पर सिर्फ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही है। और हमने ये चीज़ साबित की है मैदान जंग में, तो अब वो देखना चाहेंगे। एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं वॉलीबॉल के मैदान से। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इंडोनेशिया के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान ने अगली आलमी जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खेलने का भी हक हासिल कर लिया है। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर लीग के पहले जो मैच में जो बुध को हुआ है, पाकिस्तान ने कोई सेट हारे बगैर इंडोनेशिया को शिकस्त दी है 3-0 से और फाइनल 4 में रसाई हासिल कर ली। जी हाँ, पाकिस्तान जुमेरात को दूसरे मैच में ईरान से रस्मी मुकाबला करेगा। चैंपियनशिप में पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने ग्रुप डी में कोरिया और सऊदी अरब को शिकस्त देने के बाद चाइनीज ताइपे को भी मात दे दी थी। पाकिस्तान ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए ग्रुप चैंपियन की हैसियत से क्वार्टर लीग में जगह बनाई थी। वेल डन टीम पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल जो टीम है, हम आपकी जीत के लिए दुआ गो हैं और हमें बड़ा फख्र होता है जब इस तरीके से जाते जाते का नाम रोशन हमने अच्छी खबरें तो शेयर कर दी हैं सारी की सारी। एक जो खदशा है इस वक्त, आपको पता है जुड़वा शहरों में बहुत तेज बारिश जारी है और वहां पर पानी भी खड़ा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। वहां पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जेहलम के बासी भी खास अपना बहुत ख्याल रखिए और अगर आपको कहीं भी खतरा महसूस होता है उस जगह को छोड़कर मूव कर जाइए, क्योंकि अपनी मदद खुद भी करनी है। हुकूमत और इदारे तो काम कर ही रहे हैं जिस हद तक वो कर सकते हैं, तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है। इसी के साथ आज के एक्सप्रेसो से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।